आज एक न्यू टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं योजना आयोग और नीति आयोग। पहले पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 और उसके बाद से चला 2017 तक और 2017 तक चला, लेकिन उसके पहले ही 2014 में एक इंट्रोड्यूस किया गया नई योजना जिसको बोलते हैं नीति आयोग, और यह स्टार्ट हो जाती है 1 जनवरी 2015 को लागू होती है। लेकिन योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना आयोग जो है फिर भी चलती है कब तक? 2017 तक। और इसी के बारे में देखते हैं कि आखिर ये है क्या है, नीति आयोग कैसे बना, इसके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, नीति आयोग जब होगा तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, ये सब के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना और ये लाई कहाँ से गई। सर्वप्रथम विश्व में कौन से देश था जो कि योजना आयोग यानी पंचवर्षीय योजना लाए थे, और उसके बाद कौन सा लाए, तो ये सब को हमको इस वीडियो में डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि कौन सी योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई, दूसरी कब आई, तीसरी कब आई, इसके बारे में। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर के 1956 तक आई। ये पंचवर्षीय योजना होता क्या था तो हम आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि 5 सालों का आय और व्यय दोनों को लिखा जाता था कि हम कैसे खर्च करेंगे और कितना खर्च करना है, कहाँ से हमारे पास इनकम आएगा। जैसे कि आपने सुना होगा बजट के नाम, तो बजट होता है 1 साल का, 1 साल में आय और व्यय दोनों को हम लोग लेखा जोखा रखते हैं तो बजट कहलाता है। लेकिन वही अगर हम लोग 5 सालों का रखे लेखा जोखा तो वही कहलाएगी पंचवर्षीय योजना। पहली बार भारत में लाई गई थी 1951 में और ये चली 1956 तक, 5 साल तक। जैसे ही ये खत्म हुई तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई 1956 से चली 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आई 1961 से आई 1966 तक। ये 3 पंचवर्षीय योजना एकदम 5-5 साल के लिए लाई गई और तीनों लगातार आई। इसी वक्त हम देखते हैं कि एक योजना अवकाश मिल जाता है जिस वक्त यहाँ पर हरित क्रांति लाई जाती है, और ये था सेशन 1966 से लेकर के 1969 तक। ठीक है, याद रखिएगा। योजना अवकाश, 3 पंचवर्षीय योजना लगातार लाई गई थी, एक योजना अवकाश हो गया। चौथी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी 1969 से लेकर के 1974 तक, ये भी 5 साल का ही सार रहेंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात लाई गई 1974 से 1978 तक। ये पंचवर्षीय योजना थी लेकिन ये 5 साल तक नहीं चल पाई। ठीक है, तो इसके बाद एक और प्लान लाई गई जो कि 2 साल के लिए लाई गई थी, रोलिंग प्लान, इसे हम लोग कहते हैं रोलिंग प्लान। इस सब के बारे में डिटेल्स हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे, इसी लेक्चर में। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 5 साल की लाई गई, 1980 से चली 1985 तक। सातवीं चली 1985 से 1990। वार्षिक योजनाएं आने लगी, इसमें ही ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हमारे आय के लिए, और ये हमारा था एलपीजी रिफॉर्म। इसी के बीच में होता है एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हमारे इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी को यहीं से ही बूस्ट होती है। 8वीं, अभी जो रिफॉर्म लाने वाले जो व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, अभी कुछ ही दिन पहले उनका देहांत हो गई है, ये दुखी की बात है। 8वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई 1992 से 1997। 9वीं योजना लाई गई 1997 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 और 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं जो लास्ट पंचवर्षीय योजना आई 2012 से लेकर के 2017। तो हम लोग पहले सीखते हैं कि ये पंचवर्षीय योजनाएँ होती क्या हैं, कहाँ से लाई गई, पहले इसको बनाने का इतिहास क्या था, क्यों बनाया गया, इसी के लिए। कहता है अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण के लिए नियोजन को विचार को 1940-1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला। पूरे जब जनता से पूछी गई कि हमें एक अर्थव्यवस्था को अगर पुनर्निर्माण करना है, अच्छे तरीके से चलाना है, तो हमें क्या चाहिए, तो उन सारे जनता, विश्व के सारे जनता इसके पक्ष में थे कि हाँ ऐसा कोई चीज़ होनी चाहिए। दूसरी बात, फिर 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ। उद्योगपति जितने भी बिजनेसमैन थे सभी का एकजुटता हुई कब? 1944 में, और ये होती है कहाँ? बॉम्बे में, जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था को स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे हम लोग कहते हैं बॉम्बे प्लान। यानी कि जितने भी उद्योगपतियाँ थे सब एक जगह जुट होकर के ये बात
पर सहमति बनी कि हमें अर्थव्यवस्था को अगर उजागर करनी है, हमको बढ़ावा देनी है, तो यहाँ पर कुछ प्लान बनाए जाएंगे और इस प्लान को हम लोग जाने बॉम्बे प्लान। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। नियोजित विकास को यानी कि जो हमें विकास होना है, कैसे होना है, जैसे स्वतंत्रता हुई भारत की मिली 1947 में, उसके बाद तुरंत देखा जाने लगा कि ये चीज़ होना चाहिए। कहते जोसेफ स्टालिन ये प्रथम व्यक्ति थे, कहाँ के थे? यूएसएसआर। यूएसएसआर कहने का मतलब है सोवियत रूस। सोवियत रूस पहले 15 देश में जुटा हुआ था, आज वो अलग हो गया है, ठीक है। तो जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 में ही पंचवर्षीय योजना लागू किया था। यानी सबसे पहली बार पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई, कहाँ की गई थी? रूस में, सोवियत रूस में। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना फाइनेंशियल ईयर प्लान्स की एक श्रृंखला शुरू की। कब की? जैसे ही स्वतंत्रता होती है उसके जस्ट, और ये स्टार्ट हुई थी कब से? 1951 से। और ये स्टार्ट हुई ये श्रृंखला शुरू से होते होते लास्ट तक कब तक पहुंची? 2017 तक। ये बात को ध्यान में रखना है। तो पहले इसमें से क्वेश्चन बनेगा क्या क्या? सबसे पहले एक ही क्वेश्चन बनेगा 1944 में, यानी पहले बॉम्बे प्लान क्या था, ये बनेगा। दूसरा इसमें था जोसेफ स्टालिन व्यक्ति, ये कहाँ के थे? सोवियत संघ के। और यहाँ पर रसिया में यानी कि सोवियत संघ में सबसे पहली बार कब पंचवर्षीय योजना लाई गई थी? तो हम लोग का यहाँ पर आंसर हो जाएगी 1928। यहाँ तक हमको समझ में आया और यहाँ तक हम लोग को याद करना है। अब पंचवर्षीय योजना का अवधारणा क्या है? क्या है ये पंचवर्षीय योजना? देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का समान विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से एक दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होती है। हमने अभी पहले बताया कि जो बजट होता है ये हर साल प्रस्तुत की जाती है और हर एक साल 1 वर्षों के लिए होता है कि 1 वर्ष में कितना आमदनी आएगी, यानी आय, और आमदनी आती है तो हम उसे खर्च करेंगे, तो कहाँ कहाँ हम कितना खर्च करेंगे, वो 1 साल के लिए बजट निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पंचवर्षीय योजना ये अगले 5 सालों के लिए आमदनी और खर्च की योजना होती है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार के बजट को, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट को 2 भागों में बांटा गया। एक गैर योजना बजट, ठीक है, यानी कि योजना बजट जो हमने निकाले थे उससे अलग में भी कुछ पैसे खर्च हो जाती हैं। जैसे क्या कोरोना जो 2019-20 में आई, क्या इसे हम लोग को जान रहे थे कि हम अपने बजट में कोरोना को जिक्र किया गया 2019 के बजट में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन ये आ गया तो इसको पर सरकार तो खर्च करेगी, और जब सरकार खर्च करेगी तो ये चला जाएगा गैर योजना बजट, यानी इसके किसी भी योजना में नहीं था लेकिन फिर भी यहाँ पर खर्च करना पड़ रहा था, तो ये हो जाएगा गैर योजना बजट। और एक योजना बजट जैसे कि कहा जाता है कितना किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी, इतनी कॉलेजेस खुलेगी, इतनी वैकेंसी आएगी, ये सब आपके चले जाएंगे योजना बजट में, ठीक है। तो 2 भागों में बांटा गया, एक गैर योजना बजट और दूसरा बांटी गई थी योजना बजट। गैर योजना बजट सालाना दैनिक मदों पर खर्च किया जाता है। दैनिक मद का मतलब को जिस दिन जो पर डे काम हो रहा है उसी पर, ठीक है। गैर योजना बजट सालाना दैनिक मदों पर खर्च किया जाता है। योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। यानी बताया कि जो योजना बजट जो है, ये योजना जो हम लोग पहले बना लिए थे कि 5 साल में क्या क्या बनेंगे, क्या क्या होगा, उसके ही अनुसार पंचवर्षीय आधार पर ही इसे खर्च किया जाता है। कहता वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। कहाँ से कहाँ तक? 1951 से 2017 तक। ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था ये पंचवर्षीय योजनाओं पर ही आधारित था। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य ये कौन करता था? योजना आयोग नामक संस्था द्वारा की जाती थी कि पंचवर्षीय योजना को कैसे तैयार किया जाएगा, कितना हमको कहाँ कहाँ क्या काम करना है, ठीक है। अब काम करेंगे वो तो लिखा गया, अब उसको विनियमित करने के लिए पैसा जो आएगा निकालने के लिए ये सब कौन करते थे? योजना आयोग करते थे। इसमें अंतर भी दिखाई जाएगी, ये योजना आयोग पैसा खुद से निकाल लेती थी लेकिन नीति आयोग पैसा खुद से निकाल नहीं पाती थी, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इसमें बताए जाएंगे आगे अंतर, ठीक है।
कहता है वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापन मतलब कि इसको बदल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। कब? 2015 में। और ये बताइए कब? तो 1 जनवरी, डेट भी याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग आ गई थी योजना आयोग के जगह पर, कि अब से योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना आयोग जो वो अब नहीं आएगी, और कौन आएगी? नीति आयोग आएगी। और नीति आयोग यानी कि पूरे हर एक विभाग के बारे में जांच मतलब रखेगा अपना, कि क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, जैसे पंचवर्षीय योजना में लाई जाती थी। सेम टू सेम है, सिर्फ अंतर थोड़ा सा किया गया है कि उसे नीति आयोग नाम रख दिया गया। उसमें 3 एजेंडे बनाए गए। नीति आयोग के 3 दस्तावेज प्रयोग किए गए थे। 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, कि 3 वर्ष में क्या क्या हो सकता है। फिर इसमें बनाया गया 7 वर्षीय मध्यम अवधि रणनीति, ठीक है, यानी 7 वर्ष के भी लिया गया। और इसमें 15 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट, कि 15 साल में हमारा देश कैसा लगेगा, क्या क्या योजनाएं यहाँ पर आ सकती है। ये सब दिखाई गई किसमें? नीति आयोग में। लेकिन पंचवर्षीय योजना में सिर्फ 5 साल के लिए ही बताई जाती थी, लेकिन नीति आयोग में ये अगले 15 सालों तक भी बता सकता है। पहले 3 तरह से बनाए, 3 वर्षीय, ठीक है, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा दिया, फिर 7 वर्षीय दिए, और फिर 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि 15 वर्ष में कैसा देश लगेगा, इसके पहले ही यानी कि अभी ही इसके लिए बता दिया जाता था कि 15 सालों में हमने ये काम कर लेना है। ये टारगेट एक सेट कर लिए जाते थे। जैसे आप लोगों ने टारगेट सेट कर लिया कि हमें आज ये लेक्चर ख़त्म करके ही दम लेना है, चाहे कब तक चले तब तक, ठीक है। तो इस प्रकार से तो अब हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से पंचवर्षीय योजना कौन है, और उसमें पहले पंचवर्षीय योजना में क्या आया और इसकी विशेषता क्या थी। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाखड़ा नंगल बांध है, सबसे बड़ा बांध, ये किस पंचवर्षीय योजना में आई। तो इसी के लिए हमको सारे पंचवर्षीय योजना को बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया, क्योंकि जब सोचिए कि भारत आज़ाद हुई थी तो एकदम भारत के पास कुछ नहीं बचा। जब नहीं बचा तो पहले सोचेंगे कि भारत में जो गरीबी उसको हटाया जाए, यानी कि पहले देश को बनाया जाए। तो यानी कि हमको पहले पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा? आर्थिक विकास की ओर जोर देना पड़ेगा, कि हम किसी तरीके से भारत को हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना दें। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। पंचवर्षीय योजना को पूछ दिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने प्रस्तुत किया, तो बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक युवा अर्थशास्त्री थे के एन राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशक के दौरान धीरे धीरे विकास करने चाहिए। 2 दशक का मतलब हुआ 10 साल मतलब 1 दशक, और अगले 10 साल मतलब 2 दशक। यानी कहने का मतलब कि अगर 1950 तक भारत अच्छे से रिपब्लिक हो चुकी थी, तो इसके 20 साल बाद यानी 1970 तक इन्होंने एक विज़न दिया, कि इन्होंने कहना था कि भारत को पहले 2 दशक तक धीरे धीरे विकास करनी चाहिए, फिर उसके बाद रैपिडली विकास अपने आप होगी, ठीक है। अब इसके बाद इसने यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण के लिए भाखड़ा नंगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया, यानी कहने का मतलब भाखड़ा नंगल बांध जो बनाना था वो सबसे पहले पैसा किससे निकला? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। यानी ये जो टेंडर निकली प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही भाखड़ा नंगल बांध बनाई गई थी। कहता है यह हैरोड्स डोमर मॉडल पर आधारित था तथा और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। ये जो बांध था, ये जो पंचवर्षीय योजना थी, ये किस पर निर्भर कर रही थी? यह हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था और बचत को ज़्यादा बढ़ाना था। यानी कि काम खराब भी नहीं करना है, काम भी बढ़िया करना है, लेकिन बचा करके भी रखना है, ठीक है। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए, ठीक है। जो IIT जो होते हैं ना, वो स्थापना किए गए कब? 1956 में। इस योजना का लक्षित वृद्धि दर 2.1%, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। सोचिए, जब ये पंचवर्षीय योजना लाई गई थी तो सोचा गया था कि जो हमारा वृद्धि दर होगी 2.1% होगी, लेकिन इतना ईमानदारी से काम की गई कि जो जाकर के 3.6% पर दिखी। यानी सोचिए कि हम तो सोच के रखे थे कि 2.1% होगा वृद्धि,
लेकिन वृद्धि कितनी हो गई 3.6%। इसका वजह जाता है कि वहाँ पर उस दौरान जितने भी लोग थे, लोग के साथ साथ सरकार थी, सब के सब ईमानदार थे। लेकिन आज के डेट में देखा जाए कि हम रखते हैं कि महंगाई दर हमारा 4 पॉइंट रहे, लेकिन पता चलता है महंगाई दर हमारा 6-7 हो जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है आज के करप्शंस का। अगर ये चीज़ सुधार दिया जाए तो रियली करप्शन नहीं होंगे और सारे जो भी अनुमानित डेटा है इससे ज़्यादा ही हमारा बढ़िया दर से ग्रोथ करेगा हमारी सरकार, सारी सरकार देश। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुई? 1951 से लेकर के 1956 तक प्रथम खत्म होने के बाद हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है। इसमें क्या क्या है उसमें बताइए क्या क्या था। सबसे पहली बात, 5 प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। अब भाखड़ा नंगल बांध के लिए पैसे की आवंटन की गई और साथ ही साथ इसमें ज़्यादातर जो दिया गया था ये कृषि पर जोर दिया गया था। कृषि पर जोर दिया गया, साथ ही साथ इसके बांधों और सिंचाई के में भी निवेश की गई थी। द्वितीय में क्या है, कहते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। पहले बात है कि जब ये कॉन्फिडेंस जब सरकार के पास आ जाती है कि जब हमारा सोचा गया था 2.1%, लेकिन पता चलता है कि 3.6%, अगर ये बढ़ोतरी हो गई, इसका मतलब पता चल रहा है कि हमने जो पंचवर्षीय योजना में जो भी करने चाह रहे थे उससे ज़्यादा हो रहा है, तो क्यों ना इसको और भी तेज कर दिए जाए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, तीव्र औद्योगिकरण किया, बहुत जल्दी, यानी कि औद्योगिकरण का मतलब कंपनियां लगाई गई, ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिए गए जो कि सभी के लिए काम हो, जैसे रेलवे हो गया, इस सार्वजनिक क्षेत्र में ही आ जाएंगे, ठीक है। कहते इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्यकारी पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया। कहते हैं इसकी रूपरेखा ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा तैयार कौन किए थे? पीसी महालनोबिस ने किए थे। इसने त्वरित मतलब तुरंत संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया कि जितना जल्दी हो सके मतलब कि इसमें देश में परिवर्तन लाया जा सके, ठीक है। यानी कि एकदम काम जो है ना वो स्पीड में करने का निर्णय लिया गया। लेकिन याद रखिए पहली पंचवर्षीय योजना में एक जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या कहा कि हमें 2 दशक तक धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधोरोपित कर दिया। आयात पर शुल्क मतलब समझ लीजिए, अगर सोच लीजिए कि कोई व्यक्ति एक कंपनी पेपर प्लेट बनाता है, सपोज दैट कि पेपर प्लेट का उसका उद्योग है, और यहाँ पर जब बेच रहा है ये, इसको जब लागत पड़ रही है 10 रुपये सैकड़, 10 रुपये में 100 पीस मान लेते हैं। अब जब बाहर से आ रही है चाइनीज से, ये आ जा रही है 8 रुपये में 100 पीस। अब बात समझिए कि यहाँ पर जब ये मार्केट में आएगा तो हो सकता है 12 में बेचे और ये कितना बेच दे, 10 में बेच दे। जब 10 रुपये में बेचेगा तो बताइए आदमी किसको लेंगे? आदमी इसको लेगा। जब इसको लेगा तो बताइए भारत का जो लघु उद्योग है ये क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब ख़त्म हो जाएगा तो भारत के लोग क्या ज़्यादा बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सरकार ने क्या किया कि जो विदेश से आएगा कोई भी चीज़ उसके आयात पर हम लोग टैक्स लगा देंगे। जब शुल्क लगा देंगे तो कह देंगे कि इसके ऊपर शुल्क 3 रुपये लिया जाए। जब 3 रुपये शुल्क लेगा तो जो हमारे जो देश के जो बिजनेसमैन थे वो कितना पर लेंगे? इसको 11 रुपये में मिलेगा उनको। जब 11 रुपये मिलेंगे तो 2 रुपये भी अगर फ़ायदा लेंगे तो कितना रुपये में बेचेंगे? 13 रुपये में। अब भारतीय सामान कितना बिक रहा है? 12 रुपये में। तो हम कह सकते हैं घरेलू उद्योग जो हैं, यानी कि इसको लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो छोटा उद्योग है उसको भी हम लोग सहायता कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। घरेलू उद्योग मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग पास आज प्रिंटिंग नहीं है, ठीक है, मतलब उस वक्त प्रिंटिंग नहीं था, लोग हाथ से ही साड़ी पर या कपड़े पर अपना हथकरघा करते थे, ठीक है। तो ये वाला में ज़्यादा मेहनत लगता था। लेकिन वही अगर विदेश से हमारा कम प्रिंटेड आ जाएगा तो इसमें पैसा कम लगेगा, और जब कम लगेगा तो सस्ता मार्केट में आ जाएगा, और ये मार्केट में महंगा बिकेगी तो महंगाई कोई लेगी नहीं। इसलिए ऐसे को बचाने के लिए इसमें टैक्स लगा दिया गया था, ठीक है। और इसमें भी देखा गया कि जो लक्षित वृद्धि दर, हमारा जो लक्ष्य था कि 4.5% वृद्धि करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा सा वास्तविक यानी विकास की दर कम पड़ी, 4.27%, यानी जितना हमने सोचा उतना से इस बार कम हुआ। अब बताइए कि एक बार कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, कॉन्फिडेंस में थोड़ा से कम आई, ठीक है। यानी फिर भी ज़्यादा कम नहीं आया है, थोड़ा सा ही कम रहा।
तो इसमें किया क्या गया था, तो पहली बात कि इसको जो कार्यभार भेजा गया था कि कौन करेंगे, तो पीसी महानोबिस, ठीक है, महालनोबिस। फिर इसकी में क्या हो गया, वृद्धि दर थोड़ी सी कम रही, और इसी योजना के तहत आयात शुल्क भी लगाया गया था, यानी कि इंपोर्ट जो हम लोग कर रहे थे उस पर टैक्स लगाया गया, टैरिफ लगाई गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना आती है 1961 से लेकर के 1966 के बीच में। कथक इसमें जो आई थी, इसमें कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित की गई थी, ठीक है, यानी कि कृषि को और भी सुधारा जाए। जैसे अभी के डेट में हम देख रहे हैं तो आईआईटी जो मद्रास है, आईआईटी मद्रास, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है, चेन्नई में है, इसने क्या कर रहा है कि अभी एक प्रोजेक्ट लिया है कि हम विस्तार, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, विस्तार। अब इस प्रोजेक्ट के तहत कर क्या रहा है, तो कृषि में किस प्रकार से हम कृषि को ऐसा करें कि किसान की आयत जो आय है उसको दुगना कर दी जाए। तो अभी के डेट में भी कृषि पर भी जोर दिया जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आईआईटी मद्रास जब आया हुआ है इसमें साथ देने के लिए इस प्रोजेक्ट पे, तो कितना भी कृषि को ही इम्पोर्टेंस दिए जा रहे हैं ये अभी से ही पता चल सकता है। तो समझिए कि उस दौरान भी हमारे पूरा जो प्राइमरी सेक्टर पर ही निर्भर होते थे, और जो कि प्राइमरी सेक्टर कौन था, कृषि था। तो कृषि पर सुधार करना जरूर लाजमी भी था, और पूरे हमारे देश के लगभग 80% से ऊपर जनता किस पर निर्भर थे, कृषि पर। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए थे। इसमें राज्यों को विकास के लिए कुछ कुछ और भी टास्क दिए गए कि आपको ये सब काम कर लेनी है। तो उदाहरण के लिए राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। पहले सरकार राज्य में माध्यमिक शिक्षा का किसको दिया जाता था, केंद्र सरकार यही अपना देखरेख करेगी। अभी भी केंद्र सरकार उसी के तहत कह सकते हैं 2 विद्यालय चलाती है, केंद्रीय विद्यालय और एक चलाते हैं नवोदय विद्यालय। ये दोनों केंद्र सरकार का संस्था है, ठीक है। और इसी प्रकार से बिहार मतलब ये हर एक राज्यों में दी गई कि आप अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व भी आप ही रखिए। कहता जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। पंचायत चुनाव जो स्टार्ट हुआ था ना, वो स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। पहला जो राज्य था ये स्टार्ट करने वाला, वो राज्य कौन सा था, राजस्थान, ठीक है। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही लागू की गई थी पंचायत चुनाव। लक्षित वृद्धि दर थी उस वक्त 5.6, जबकि वास्तविक वृद्धि दर हमारा कितना रही, 2.4%। यानी अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गई गिरावट में। पिछले बार में गिरावट हुआ और इस बार तो बहुत ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिला। इसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा विफलता देखने को मिली। विफलता कैसे मिली बताइए, जहाँ पर 5.6 रखा गया था कि हम इतना के रेट से बढ़ेंगे, लेकिन जाकर के 2.4% ही रही। इसका पीछे रीज़न बहुत ज़्यादा था। पहली बात 1962 की लड़ाई चाइना के साथ, 1965 में लड़ाई, 66-65 जो भी है, इसमें लड़ाई किसके, पाकिस्तान के साथ। इतना ज़्यादा लड़ाई हो गई कि हमारे सारे चीज़ जो किया हुआ था, सोचा हुआ था, सब पर पानी फिर गया, और वास्तविक दर हमारा कितनी रह गई, कम रह गई। अभी भी नेता लोग यहाँ पर चोर नहीं थे, ठीक है, अभी भी करप्शन नहीं था यहाँ पर, ठीक है, लेकिन फिर भी क्यों गिरी, तो ये एक वजह थे लड़ाई। कहता इसने तीसरी योजना का विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश 1966-67, 1967-68, 1968-69 की घोषणा करनी पड़ी। भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। ये किसके कारण से, चीन भारत का युद्ध से और भारत पाक युद्ध से। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का विफलता का मेन कारण बन के उभरा। अब हम लोग आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। कहते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। ये लगता है वीडियो घंटों पार करने वाली है, लेकिन नहीं करेंगे, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं जाएगा, दूसरी वीडियो फिर बना देंगे, ठीक है। कहता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या था, ये लाई गई थी कब, 1969, और इसी में बीच में देखेंगे तो पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया और 2 भागों में बांट दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा गया था और पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान बोला गया था। तो हमको याद रखना है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 1969 से लेकर के 1974 तक।
इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। यानी कि योजना अवकाश जो दिया गया, इसमें कोई भी योजना किसी प्रकार की नहीं लाई गई थी। ठीक है, तो उसके बाद तुरंत आई 1969, 3 सालों के बाद, और इस वक्त प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी थी और इन्होंने ही पेश किया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और इसके माध्यम से जो भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में विफलता हुआ था उसमें प्रयास किया गया कि अब इसमें सुधार की जाए। इसमें गाडगिल फार्मूले के आधार पर बनाया गया था। गाडगिल फार्मूला के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत जोर दिया गया। जैसे आप सोचिए ये कब की गई थी, इसी दौरान। लेकिन भारत सरकार ये 2019 वाले 2014 में जैसी एनडीए की सरकार बनती है, तो तब से ये आत्मनिर्भर भारत पर इन्होंने जोर दिया। तो सोचिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत पहले ही से जोर दिया जा रहा था, लेकिन सरकार आती गई लेकिन कोई काम नहीं करती गई। लेकिन अब के डेट में देखा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बहुत सारे लोग बन रहे हैं। तो गाडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास करना था और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर इसे बहुत जोर दिया गया कि सभी लोग क्या हो, आत्मनिर्भर बने। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इसी में हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया था। इसी ने, और ये कौन लाए थे, एम स्वामीनाथन। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वो गेहूं के फसल को विकास मिला था। ठीक है, तो इसमें 14 प्रमुख भारतीय को राष्ट्रीयकरण किया गया। जो भी प्राइवेट बैंक था उसको क्या कर दिया गया, सरकारी बैंक में घोषित कर दी गई। ठीक है, सूखा संभावित क्षेत्र ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी शुरू किया गया कि यह सूखा क्षेत्र रहेगा वहाँ पर भी कुछ वहाँ पर डेवलपमेंट किए जाएगी। इस योजना का लक्षित दर था 5.6%, जबकि वास्तविक दर 3.6% थी। थोड़ी सी इसमें हम कहेंगे बढ़ोतरी आई है, किसको से, तीसरी पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि अभी भी कम ही है। तो याद रखिएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय में पूछे गया क्वेश्चन में कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तब हम किससे किसके बीच में, तो 1969 से लेकर 1974 तक। पूछ देगा कि इस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, तो आंसर आप लोग दे दीजिए, इंदिरा गांधी। और इसी वक्त आपको 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण भी कर दी गई थी। अब आता है पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कहता है इसने यानी आई कब थी, 1974 से लेकर के 1978 तक। और इसी वक्त आपको समझ में आना चाहिए कि 1975 में भारत में क्या लगाई गई थी, आपातकाल। कहता है इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया। एक मूवी देखी थी हम लोग, उसमें बोला गया था गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटा दो। यही फॉर्मूला लगाया जाना था, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ क्या करना था, गरीबी हटाना था। गरीबी हटाने का मतलब हुआ कि आप उसको इस तरह बना दो, आत्मनिर्भर इतना बना दो कि वो अपने से कमाने खाने लग जाए, सरकार पर निर्भरता कम हो जाए। तो जब रोजगार बढ़ जाएगी तो उसको फ्री बीज देना नहीं पड़ेगा और गरीबी अपने आप हट जाएगी। लेकिन रोज़गार देना पड़ेगा, चाहे आप प्राइवेट रोज़गार दीजिए या फिर आप उसको सरकारी रोज़गार दीजिए। कहता है वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकी। जो विद्युत आपूर्ति अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया और इसमें केंद्र सरकार भी अब इसमें आ चुकी थी कि केंद्र सरकार का दबदबा अब बनने वाली है। ठीक है, तो कब की गई थी, 1975 में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई, NHAI यानी अब बना दी गई थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि पहले था नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे की शुरुआत कब की गई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड प्रोग्राम MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था, MNP DPR धर द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, यानी कि MNP जो प्रोग्राम लाई गई थी कब, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और ये लाने का जो तैयार किया गया था किनके द्वारा किया गया था, DP धर के द्वारा। हर बार 5.6 रखे थे लक्षित विकास दर, लेकिन इस बार विकास दर को ही कम कर दी और कितना कर दी, 4.4%, जबकि वास्तविक इसका या 4.8
8%। इस वक्त देखा गया कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें विकास दर काफ़ी अच्छा देखने को मिला। 1978 में निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इसे योजना को खारिज कर दिया गया। ठीक है, मोरारजी देसाई जो जैसे ही 1975 से 1977 तक जैसे ही ख़त्म होती है आपातकाल, तो उसके बाद नया जो बनता है जनता पार्टी जीत के आती है, और जनता पार्टी का जो लीडर थे मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, और सरकार ने इस योजना को क्या कर दिया गया, खारिज कर दी कि अब ये पंचवर्षीय योजना यहाँ पर नहीं रहेगी। बात समझ में आई? तो आज का हम लोग इसमें रखते हैं, और फिर आपको कल के वीडियो में छठी से लेकर के और नीति आयोग के बारे में फिर से हम इसको में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।